करें स्टार्ट बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपसे कौन सा कहा कि आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डेट इज द कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, बार बार कहूंगा बच्चों में, और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाओगे ना, एज ए CS आप वर्क करोगे, तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा आपका यूज़ आने वाला है। आपको इन अथॉरिटी से रिगार्डिंग काम आगे हो सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। तो इसमें बार बार अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों कंपटीशन एक्ट की, तो उसकी हिस्ट्री तो हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। आज सिर्फ मैं बेसिक ही बात करूंगा कि कंपटीशन एक्ट क्या होता है, कंपटीशन एक्ट में क्या चीज़ें बताई गई हैं, कंपटीशन एक्ट की कुछ बेसिक डेफिनेशन, और देन उसकी हिस्ट्री, फिर मेन प्रोविजन जो मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों। तो आज कंपटीशन एक्ट के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कंपटीशन एक्ट क्या है, क्यों आया था ये, एंड नंबर 3 उसकी डेफिनेशन आज हम करेंगे, एंड नंबर 4 उसकी हिस्ट्री फिर आएगी, एंड लास्ट वन उसके प्रोविजंस। ठीक है, तो बच्चों चलो आओ, तो कॉपी पे लिखो कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002। तो बच्चों अगर मैं इस एक्ट के अगर रिगार्डिंग बात करता हूं, तो इस एक्ट का सिर्फ एक ही मेन पर्पस था कि भाई हम कंपटीशन को रिमूव नहीं करना चाहते, हम एक फेयर कंपटीशन चाहते हैं। मतलब कंपटीशन तो हो लेकिन फेयर कंपटीशन हो। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट नहीं कर सकता, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, एक राइवल दूसरे राइवल को, मतलब एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को वो क्या कर सकता है बच्चों, कॉम्पीट कर सकता है, उसको वहां पे अलाउड किया गया है। ठीक है, यहां सिर्फ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अनफेयर नहीं होना चाहिए कंपटीशन। कंपटीशन हो लेकिन अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों इस एक्ट का अगर मैं पर्पस की अगर बात कर रहा हूं, तो इस एक्ट का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू एंश्योर फ्री एंड फेयर कंपटीशन। टू एंश्योर फेयर कंपटीशन इन मार्केट। तो दैट्स द पर्पस बच्चों यहाँ पर, कि जो इस एक्ट का पर्पस हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा बच्चों और क्या करता है ये, अगर मान लो बच्चों आपको अगर ऑफर दिया जाए, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको ना, आपने कहा कि सर मुझे गुड्स चाहिए, आपने एक पार्टिकुलर गुड्स का नाम बताया, आपने कहा ये मुझे गुड्स चाहिए, मैंने कहा अगर आपको एक गुड्स चाहिए ना तो आपको गुड्स नंबर 2 भी खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज आपको गुड्स 1 नहीं मिलेगा। तो मैंने जानबूझ के क्या किया बच्चों, मैं गुड्स 2 जानबूझ कर बीच में लगा रहा हूँ कि भाई आपको ये दोनों गुड्स एक साथ खरीदने पड़ेंगे, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये चीज भी अब मार्केट में गलत मानी गई है कि आप कंज्यूमर को जानबूझ के फंसा रहे हो, और जो गुड्स 2 का कॉम्पिटिटर है उसको जानबूझ के आप अनफेयर आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, भाई कंज्यूमर की मर्जी है, आप फेयर फेयर कंपटीशन करो ना, अपने गुड्स की क्वालिटी अच्छी लेके आओ। तो बच्चों ये किस चीज को और रोकता है, ये ऐसी प्रैक्टिस को रोकता है जो कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा। तो टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस having adverse effect on कंपटीशन। तो ये हम बात करेंगे बच्चों कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये टॉपिक आपका आएगा आगे बच्चों यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपको इस एक्ट का पर्पस यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये एक्ट किस चीज के रिगार्डिंग बात किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर वो एक फेयर कंपटीशन करने की बात की जा रही है। नंबर 2, एडवर्स इफेक्ट, अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कंपटीशन पर एक गलत इफेक्ट लेके आ रहे हैं, ना कि फेयर इफेक्ट लेके आ रहे हैं, तो जो गलत इफेक्ट लेके आ रहे हैं ना, तो उस केस में भी यहाँ पर कंपटीशन एक्ट उसको रोकेगा। ठीक है, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एक अथॉरिटी यहाँ पर बनाई हुई है, एक अथॉरिटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की है, और उस अथॉरिटी का नाम है डेट इज CCI। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी अगर हमें अप्रूवल चाहिए कंपटीशन के रिगार्डिंग कि भाई कौन हमें आके रोकेगा, तो सब अथॉरिटी के लिए सिर्फ यहाँ पे एक ही अथॉरिटी बनाई गई है, तो दैट इज द CCI, जिसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वन कि भाई यहाँ पर इस पूरे एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो काम करता है वो CCI यहाँ पे करता है। तो अल्टीमेटली बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या बता रखा है, ये सब एग्रीमेंट इसके अंदर पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं जिससे कि उनको वॉइड किया जा सके। और क्या पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर कि हम CCI के बारे में पढ़ेंगे, CCI कौन होता है, CCI कैसे काम करता है,
उस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करेंगे बच्चों। और किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करेंगे, अभी मैंने बताया था मर्जर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट वो मर्जर को ना वॉइड नहीं करेगा। यहाँ पर अभी मैं जो वर्ड लिखूंगा कि प्रोविजंस टू रेगुलेट मर्जर। अब बच्चों मर्जर की जगह पे वर्ड जो लिया गया दैट इज अ कॉम्बिनेशंस, दैट इज कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर बच्चों जो मैं बात करने वाला हूं वो कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग बात करूंगा, ये वही है मर्जर। और बच्चों अल्टीमेटली यहाँ पे जब रेगुलेट क्यों लिखा गया, प्रोहिबिट क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि जरूरी नहीं है ना दो कंप्यूटर अगर आपस में मिल जाए तो उस केस में लॉस होगा ही होगा। अब जैसे एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अब आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए, ठीक है, बट अभी कंपटीशन तो है ही ना, तो कंपटीशन तो अभी खत्म नहीं हुआ। तो वहां पर आइडिया वोडाफोन के मर्ज होने से कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा कि भी पब्लिक में बहुत ज्यादा उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, ठीक है, तो वो अलाउड कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सारे के सारे मर्ज हो गए तब वहां पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सारे के सारे मर्जर को यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं करूंगा। कॉम्पिटिटर आपस में मर्ज हो सकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब वो शर्तें क्या हैं, वो क्या चीजें आएंगी, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे कि कब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये पब्लिक पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कि जिसका उसका पब्लिक पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों यहाँ पे डिफाइन की गई है इस कंपटीशन एक्ट में, और वन बाय वन हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बिग चैप्टर जरूर है लेकिन बाबा कहूंगा इट्स अ इजी चैप्टर, ठीक है, तो बहुत ध्यान से विद एग्जाम्पल उसको करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो आप, तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर कंपटीशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। तो बच्चों बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं कि कंपटीशन क्या होता है, तो ऑब्वियस है कंपटीशन क्या होगा कि अगर आप अपने बिजनेस के थ्रू, अगर आप अपने बिजनेस के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, भी कस्टमर आप अपनी तरफ खींच पा रहे हो, ठीक है, और किसके कंपैरिजन में, अपने कॉम्पिटिटर टू के कंपैरिजन में, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों कि दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटिशंस, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जहां आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे चल रहे हो, ठीक है, जो आपका राइवल है आप उससे एक कदम आगे चल रहे हो, जो वो सोचता है उससे आप पहले आगे चल रहे हो, तो उसको आप क्या कर रहे हो, compete कर रहे हो, उसको कंपटीशन आप दे रहे हो, क्लियर। तो बच्चों अगर मैं कंपटीशन की अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन देखूंगा, ये तो भाई कंपटीशन डिफाइन किया ही नहीं गया, मतलब कंपटीशन एक्ट में तो ये डिफाइन किया ही नहीं जाता, नॉट डिफाइंड इन कंपटीशन एक्ट, ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे से डिफाइन नहीं किया गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन जो आता है यहाँ पे, मेन जो इसका हम लेंगे यहाँ पर मीनिंग, दैट द जनरल मीनिंग, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया बच्चों, दैट्स कॉल्ड जनरल मीनिंग। और जनरल मीनिंग में बच्चों यहाँ पे क्या बताया आपको कि जहाँ पे कॉम्पिटिटर किस तरीके से कॉम्पीट कर रहा है कि भाई मुझे अपने राइवल को पीछे छोड़ना है, एंड नंबर टू मुझे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो दो चीजों पे सिर्फ फोकस किया गया, राइवल को पीछे छोड़ना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोल सकते हैं प्रोसेस कि कंपटीशन, एक जनरल मीनिंग आप यहाँ पे ले सकते हो, कंपटीशन इज प्रोसेस, की एक ही प्रोसेस है ऑफ इकोनॉमिक, सिंपल वे से याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक राइवल्स, या फिर ज्यादा हो तो राइवलरी, राइवलरी बिटवीन मार्केट प्लेयर्स, बिटवीन मार्केट प्लेयर्स, किस लिए बच्चों, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो बच्चों याद रखना जो नॉन प्रॉफिट होगा वहां पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियस है इकोनॉमिक जो प्रॉफिट की तरफ बढ़ना चाहते हैं भी, जिसको अपना प्रॉफिट अर्न करना है, उनकी हम बात की जा रही है। और वो क्या काम करना चाहते हैं बच्चों, वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जिस भी तरीके से वो इकोनॉमिक कंपटीशन करते हैं, जिस भी तरीके से प्रोसेस वो करते हैं, उसको यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन, उसको यहाँ पे कंपटीशन कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो बच्चों कि इसमें इट इज अ प्रोसेस, या कंपटीशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस
वेयर बाय इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से, कॉम्पीट विद ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, क्यों कर रहे हैं कॉम्पीट? टू सिक्योर कस्टमर्स, कस्टमर्स को सिक्योर करने के लिए बच्चों, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ बच्चों, दैट्स द मीनिंग ऑफ कंपटीशन। कि भी सिंपल ऐसा बोल सकते हो कि जहां पर वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि भी वो अपने ही कॉम्पिटिटर को कम्पीट कर रहे हैं, बार बार कम्पीट करते हैं, किस लिए? कस्टमर को बनाने के लिए, एंड प्लस अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए भी, आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल हो, ठीक है। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक कंक्लूड करके एक लैंग्वेज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको? कंपटीशन किल कॉम्पिटिशन्स, कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा वही कंपटीशन को मारता है। कंपटीशन किल कंपटीशन। तो दैट्स योर लैंग्वेज बच्चों यहाँ पर, कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा वही कंपटीशन को मारेगा, कि ऑब्वियसली कंपटीशन को कम्पीट कर पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों एग्जाम में ये एज इट इज लाइन पूछी जा चुकी है, और पूछा भाई इसको डिफाइन करो, तो वहाँ पर अल्टीमेटली आपको कंपटीशन को डिफाइन करके आना है कि कंपटीशन होता क्या है आपको, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सारा आपको, ये सब आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पर? तो दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया बच्चों? हाँ जी बोलो, नोट कर लिया? चलो जी। अब बच्चों मैं इस एक्ट में बताता हूँ, इस एक्ट में किस चीज़ की रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट द सैलिएंट फीचर, पता होना चाहिए ना कि इस एक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई है, ठीक है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट वन हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस आपकी यहाँ पर आएंगी, जो अलग अलग प्रोविजन से रिगार्डिंग वहाँ पे आपकी यूज होगी डेफिनेशन, क्लियर। तो बच्चों डेफिनेशन में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ हम पढ़ेंगे एक्विजिशन क्या होता है, जैसे अभी बात की थी ना कॉम्बिनेशन की, जैसे मर्जर होता है, तो उसी के रिगार्डिंग में क्या पढ़ेंगे, एक्विजिशन क्या होता है बच्चों। सेकेंड में पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे एक्विजिशन के बाद आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्विजिशन के बाद हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर आएंगे बच्चों। एग्रीमेंट आएगा, कार्टल आएगा, कार्टल भी पढ़ेंगे, कार्टल क्या होता है, और पढ़ेंगे बच्चों कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। तो बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पे आती है, तो वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि किस तरह की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो दैट्स कॉल, ये बहुत सारी डेफिनेशन इस एक्ट में बता रखी है बच्चों, तो ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं जो किस चीज पे इंपैक्ट डालते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं बच्चों किस चीज पे, कंपटीशन पे। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है, टू प्रिवेंट जो बच्चों याद रखना, जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डालता है उसको कहा जाता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब है एडवर्स इफेक्ट, अपोजिट इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। जो एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं कॉम्पिटिशन के ऊपर, हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। हाँ जी। पॉइंट नंबर 3, और किस चीज़ की रिगार्डिंग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर कोई डोमिनेंट पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि भाई किसी को मार्केट में आने नहीं दे रहा है, या किसी की एंट्री बैन कर रहा है जानबूझ के, जो मतलब गुंडागर्दी दिखाते हैं ना, उसकी बात की जा रही है एक तरह से, कि जो डोमिनेंस पोजीशन कर रहे हैं और उस चीज़ का एब्यूज करते हैं, ठीक है, एब्यूज करते हैं ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, और ये इस चीज को रोकता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कोई अगर डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज करेगा, मतलब उसका जानबूझ के मिसयूज करेगा, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है बच्चों। और किसी की रिगार्डिंग बताया मैंने यहाँ पे, कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सीसीआई के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कि सीसीआई कौन होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा,
सीसीआई के पास क्या क्या पावर है, एटसेट्रा। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि सीसीआई के बारे में हम फुल डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और बच्चों ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, ये पता नहीं क्यों आईसीएसआई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सीसीआई क्या होता है और उसका कंपोजिशन बताओ, कि सीसीआई में कौन कौन से लोग होते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या पढ़ेंगे, अगर इस एक्ट में चेंज करना होता है, अगर गवर्नमेंट कोई चेंज कराती है तो उसके लिए भी एक कमेटी अलग से बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन एडवोकेसी। एडवोकेसी कि जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि सर आपको कंपटीशन एक्ट में ये सब चेंज करना चाहिए, जो गवर्नमेंट को इस तरीके से एडवाइस करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन जो बच्चों इसके देखा, कुछ मिसलेनियस पॉइंट आएंगे कि भाई अगर आप सीसीआई के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हो, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सीसीआई, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक और आएंगे बच्चों, तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों। तो इस तरह के मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों कि भाई यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन पहले हमें अच्छे से समझना है, देन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को कैसे रोका जा सकता है, क्लियर। तो ये सब आपको बच्चों यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं नोट्स में दिखाता हूँ आपको, नोट्स में कैसे दिया गया है आपका। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसने बता दिया कि स्कीम ऑफ द एक्ट, ठीक है, कि किस चैप्टर में क्या क्या डिफाइन किया गया है, उसकी स्कीम में क्या क्या बताया गया है। जिसमें बच्चों फर्स्ट वन तो मैंने क्या बताया आपको, डेफिनेशन क्लोज आपको दिया गया है। ठीक है, सेकंड वन जो बच्चों यहाँ पे लिया गया है आपका, डेट इज द सब्सटेंटिव लॉ की भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस, रेगुलेशन ऑफ कॉम्पिटिशन की बात की जाएगी। फिर कमीशन सीसीआई की बात की जाएगी, कंपोजिशन, कमेटीज, टर्म्स ऑफ द ऑफिस, इन चीज़ों की बात होगी बच्चों। नेक्स्ट वन ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन की बात होगी। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर जनरल भी आएगा बच्चों, जो कमीशन सीसीआई का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब बच्चों यहाँ पर देखो टोटल इसके 9 चैप्टर्स यहाँ पर लिए गए हैं, कि जिसमें ये सब आपको कंपटीशन एक्ट के बारे में डिफाइन किया गया है बच्चों। ठीक है, कंपटीशन एक्ट के बारे में। तो ये सब बच्चों आपको अभी पढ़ना नहीं है, मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री है। मेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, वो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर, क्योंकि मैं मेन आज आपको कॉम्पिटिशन एक्ट का बेसिक करवा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एक्ट क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या क्या है। ठीक है, हिस्ट्री नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों कंपटीशन में साफ बता दिया, कंपटीशन को डिफाइन यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन एक ये प्रोसेस आप बोल सकते हो। क्या प्रोसेस है बच्चों यहाँ पे, वेयर बाय द इकोनॉमिक इंटरप्राइज कॉम्पीट करती है विद ईच अदर, किस लिए, टू सिक्योर द कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट। अगर बच्चों एग्जैक्ट लैंग्वेज बोल दी गई है, या फिर ऐसे बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर कि एंटरप्राइज कॉम्पीट टू आउटस्मार्ट देयर कॉम्पिटिटर्स, समटाइम्स एलिमिनेट, मतलब कंपटीशन का इतना हाई होता है बच्चों कि वो एलिमिनेट कर देती है अपने राइवल्स को। जैसे एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे बच्चों, पहले आप जब ये डाटा यूज़ करते थे ना, जियो के आने से पहले, तो एक महीने का 300 साढ़े 300 रुपये का रिचार्ज होता था और डाटा मिलता था पूरे महीने का सिर्फ 1 GB। जियो के आने के बाद जब आपको यहाँ पे इतनी फैसिलिटी देने लगे, मतलब 300 रुपये में 3 महीने का डाटा, 3 मंथ्स का डाटा, और वो भी डेली का 1 GB डाटा, और स्पीड भी उससे बहुत तेज। ऐसा नहीं है कि स्पीड भी कम हो जाएगी, स्पीड भी बहुत तेज आपको दी। तो अल्टीमेटली बच्चों कंपटीशन ऐसा फास्ट हुआ कि उसने बहुत सारी कंपनियां खत्म कर दी। ठीक है, आपने देखा होगा उसके आने से क्या हुआ, जो पहले डोकोमो आता था, टाटा डोकोमो, बंद ही हो गया वो, है ना। जो एक और होता था एयरसेल आता था, वो बंद हो गया। आइडिया वोडाफोन आपस में मर्ज हो गए, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, वो भी खत्म होने वाले थे। ठीक है, एयरटेल, एयरटेल को इतना ज़्यादा लॉस हुआ, एयरटेल के बहुत सारे कस्टमर जियो में शिफ्ट होने लगे हैं, एयरटेल के नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा, एयरटेल ने अपनी चीज़ें बढ़ाई और अल्टीमेटली उसके एक्सपेंस ज़्यादा होने लगे एडवर्टीजमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को मार सकता है। ठीक है, मतलब आप इतनी अच्छी स्कीम लेके आ जाओ कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उससे क्या होगा, जो आपके पुअर कॉम्पिटिटर हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होते चले जाएंगे। और इसी के साथ आप एक लाइन बोल सकते हो यहाँ पर बच्चों, क्या, कंपटीशन किल्स कॉम्पिटिशंस, कि कंपटीशन ही कंपटीशन को मार देता है बच्चों यहाँ पर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में ये शॉर्ट नोट पूछा जा चुका है, कंपटीशन किल कॉम्पिटिशंस, डिफाइन दिस प्रोविजन। तो आपको वहां पर ये डिफाइन करके आना है। डन बच्चों, ठीक है, चलो आओ अब 1 बाय 1 हम डेफिनेशन करेंगे बच्चों। तो देखो डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, 1 बाय 1 करेंगे बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट वन सबसे पहले आ रहा है, दैट इज द एक्विजिशन, कि एक्विजिशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज द एक्विजिशन।
जो एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, एक्वायर करना। बच्चों ये जो मैंने भी एक वर्ड लिया था ना, कॉम्बिनेशंस, कि जहां पर हम क्या करते थे कि दो कॉम्पिटिटर आपस में मर्ज हो रहे थे, है ना, तो वहां पर वो क्या था, एक कॉम्बिनेशन में आपका आ रहा था। सेम थिंग आप ये भी कह सकते हो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, मतलब उस कंपनी को खरीद रही है। ठीक है, अब वो क्या क्या किस किस वैसे हम कह सकते हैं कि दूसरी कंपनी मेरी एक्वायर हो चुकी है, मैंने उसको खरीद लिया है, तो उसी के लिए बच्चों ये डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है, एक्विजिशन। तो बच्चों मैं साफ साफ कहूंगा, ये जो एक्विजिशन यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है, ये कौन से टॉपिक के लिए आपकी सूटेबल होगी, जो हम बाद में कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सूटेबल फॉर कॉम्बिनेशन, तो वहां पर हम पढ़ेंगे, तो उसके साथ ही आएगा आपका। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि एक्विजिशन क्या होता है बच्चों। तो बच्चों एक्विजिशन का मतलब ही क्या होता है, ध्यान सुनना, कि एक्विजिशन मीन्स एक्वायरिंग, या तो आप एक्वायर कर रहे हो या फिर एग्री हो रहे हो कि एक्वायर करने के लिए, भी आपने एक्वायर नहीं किया, एग्रीइंग टू एक्वायर। तो दैट्स वन, कि भाई या तो आपने एक्वायर कर रहे हो अभी, या फिर आप फ्यूचर में करोगे, ये चीज आप पहले से अभी आप एग्री कर चुके हो, एग्रीइंग टू एक्वायर। क्या चीज करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो या तो आप, तो दो चीजें बताई इन्होंने बच्चों यहाँ पे, कि या तो हम उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, शेयर्स या तो एक्वायर कर लेंगे, एग्रीज टू एक्वायर कर लेंगे बच्चों, शेयर्स कर लेंगे, या फिर आप वोटिंग राइट कर लोगे, वोटिंग राइट कर लोगे, या फिर उस एंटरप्राइज की असेट्स, ठीक है, उस एंटरप्राइज की असेट्स आप एक्वायर कर लोगे। दिस इज द पॉइंट नंबर वन बच्चों यहाँ पे, कि आप कुछ भी एक्वायर कर सकते हो, उसके शेयर्स, वोटिंग राइट, ये सब एक्वायर कर लो। या फिर बच्चों सेकंड वन, कि ये दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का और तरीका क्या है, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लो। अब अगर मैनेजमेंट में कंट्रोल हो गया, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगी, और फिर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो सेकंड तरीका क्या है बच्चों, कंट्रोल मैनेजमेंट, या तो आप उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लो, और या फिर आप उसकी असेट्स पे कंट्रोल कर लो, असेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो दैट्स योर टॉपिक बच्चों यहाँ पर, कि भी किसी भी तरीके से आप एक्वायर करो, तो दैट्स कॉल्ड एक्विजिशंस। या तो आप उनके शेयर्स एक्वायर कर लो, या फिर आप उनके वोटिंग राइट एक्वायर कर लो, या फिर आप उनकी असेट्स को एक्वायर कर लो, ठीक है, या फिर आप उनके मैनेजमेंट पे कंट्रोल कर लो, या फिर आप उनकी असेट्स पे कंट्रोल कर लो, तो वो सब यहाँ पे बच्चों क्या माना जाएगा, दैट्स कॉल्ड एक्विजिशन यहाँ पे माना जाएगा। और ये अगर आप कर लेते हो, तो फिर वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इसका कॉम्पिटिशन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक्वायर करने के बाद अब उस कंपनी को एक बना रहे हो, अपनी कंपनी के अंदर मर्ज कर रहे हो, तो इसलिए वहां पे सीसीआई कंपटीशन कमीशन इंडिया चेक करता है कि क्या ये पब्लिकली नेगेटिव इफेक्ट है नहीं है। वो मैं आपको रेगुलेशन में बताऊंगा, अभी तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं बच्चों, सिर्फ हम डेफिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो दैट्स डेफिनेशन बच्चों क्या दी गई यहाँ पर, तो देखो वर्ड क्या लिया गया बच्चों यहाँ पर, इट मीन्स द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से करो आपकी मर्जी है बच्चों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायर या फिर एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट और असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट और द कंट्रोल ओवर द असेट्स ऑफ एनी एंटरप्राइज। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों एंटरप्राइज भी क्या होता है, अभी नॉर्मल इसे मानकर चलो कंपनी की बात कर रहा है एंटरप्राइज, ठीक है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ, हाँ जी क्या है मीनिंग दिया, ये दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्विजिशंस, कि एक्विजिशंस क्या आपका होता है, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों, सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, दैट इज द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों ये एग्रीमेंट का यूज क्या होगा, पहली बात बच्चों यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मत पहुंच जाना, ठीक है। यहाँ पर जो एग्रीमेंट का मीनिंग दिया गया है, यहाँ पे कहाँ पे यूज होगा, मैंने वो कहा था ना अभी, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, क्लियर, तो वहां पे एग्रीमेंट आ गया ना एंटी कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ बच्चों उससे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव हमने देख लिया, एडवर्स इफेक्ट, बट उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एग्रीमेंट का मीनिंग भी पता होना चाहिए ना, कि एग्रीमेंट होता क्या है, किसको हम एज पर दिस एक्ट एग्रीमेंट हम यहाँ पे कहेंगे। तो चलो जी आओ देखते हैं एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है यहाँ पे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट किसको कहा गया है। तो बच्चों एग्रीमेंट का मतलब आपको पता भी है,
किसी भी तरह का कोई भी अरेंजमेंट, चाहे आप रिटर्न में करो चाहे आप ओरल में करो, ठीक है, किसी भी तरीके का आप कोई भी काम या फिर आप बाय एक्शन जो करते हो वो सब आपका यहाँ पर एग्रीमेंट में आता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर एग्रीमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन की गई है। और उसने यहाँ पे क्या बताया कि एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट, आप कोई भी अरेंजमेंट करो, एनी अरेंजमेंट, ठीक है, या फिर एनी अंडरस्टैंडिंग। जब हम दूसरे से कोई कॉन्टेक्ट करते हैं ना बच्चों, तो एक अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम आपके साथ ऐसा कोई कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, तो एनी अंडरस्टैंडिंग, या फिर एनी एक्टिंग इन कंसर्ट, कुछ भी एनीथिंग बच्चों यहाँ पर, तो सिंपल बोल सकते हो यहाँ पर, और एनी एक्शन इन कंसर्ट। तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं एग्रीमेंट में, या तो कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हो या कोई अंडरस्टैंडिंग या फिर एक्शन इन कंसर्ट। बच्चों इस एग्रीमेंट खाली वर्ड को नेगेटिव वे से नहीं लेके जाना, अगर इसके साथ एंटी कॉम्पिट लेगा तो नेगेटिव वे से जाएगा। ये तो वाइडर ले रहा है कि भाई एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। अगर वो बुरे होंगे मतलब कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होगा तो वॉइड हो जाएगा, अच्छा होगा तो वैलिड हो जाएगा। जैसे मैंने मर्जर का कहा था कि अगर उसका पब्लिक में इम्पैक्ट नहीं है तो एग्रीमेंट तो है ही ना वो, तो वो वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों एक्शन इन कंसर्ट की हमें बात की गई है, और साफ साफ उसने कहा कि वेदर और नॉट, जरूरी नहीं है कि जो आपने अरेंजमेंट किया है वो रिटर्न में ही होगा, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। तो वेदर और नॉट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट वन वो आपके फॉर्मल भी हो सकते हैं और इन राइटिंग भी आपके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं बच्चों। यहाँ पर फॉर्मल भी हम कर सकते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी आपका वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मल में क्या आएगा, रिटर्न के अलावा जो बाकी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे कर सकते हो। या फिर आप सिंपल बस क्या कर सकते हो, उसको रिटर्न में लिख के साइन करके कर सकते हो बस। तो दोनों चीज़ों से वो हो सकता है। या फिर बच्चों और क्या हो सकता है, सेकेंड वन, हम उसमें लीगल एनफोर्सिटी भी दे सकते हैं, intended to be enforceable by legal proceedings, बाय द लीगल प्रोसीडिंग। तो आप किसी भी वे से उसको बच्चों दे सकते हो यहाँ पर कि दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट, कि भाई आप किसी भी तरीके से उसको करो, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा रिटर्न में ही होगा, किसी भी तरीके से आप उसको कर सकते हो, और दैट्स कॉल उसको क्या बोला जाएगा, एग्रीमेंट यहाँ पर कहा जाएगा। और ये कहाँ पर रिलेवेंट होगा बच्चों, ये मैंने कहा कॉम्बिनेशन से नहीं, इसका जो रिलेवेंट आएगा कौन से टॉपिक में आएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट किसको कहते हैं। और बच्चों एग्जाम में ना खाली एग्रीमेंट भी पूछ लिया गया है कि एग्रीमेंट एज पर कंपटीशन एक्ट डिफाइन करो कि एग्रीमेंट होता क्या है। तो ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है, सो केयरफुली आपको वर्क करना है इसके रिगार्डिंग। तो अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जबकि आपको पता है कि जो भी एंटी कॉम्पिटिटिव होगा वो एज पर लॉ वॉइड माना गया है बच्चों, एज पर लॉ इट इज वॉइड। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बच्चों बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, एग्रीमेंट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना ही है। दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। डन बच्चों, ठीक है। तो पढ़ो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी गई है कि इंक्लूड, देखो इंक्लूसिव डेफिनेशन है बच्चों यहाँ पर, ये टर्म इंक्लूड arrangement or the understanding or action in concert whether or not such arrangement understanding is formal in writing or whether or not such arrangement is intended to be enforceable by the legal proceeding। मतलब आप उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया कि जो अरेंजमेंट है जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज इन रिटर्न ही होगा, हो सकता है कि हम लीगल एनफोर्समेंट वहाँ पे नहीं लाना चाहते, बस सिंपल ओरल करके ही छोड़ना चाहते हैं। तो एग्रीमेंट इज द वाइडर। और बच्चों जहाँ पे आप रिटर्न में लिखते हैं ना, तो वहाँ पे समझ जाओ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्लियर। क्योंकि लोग एंटी कॉम्पिटिटिव ओरल में करते हैं, कभी रिटर्न में नहीं करते। वो वहाँ पे जानबूझ के आपको शो करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा, तो वो हमेशा आपको ओरल में स्टेटमेंट देते हैं, ना कि वो आपको रिटर्न में स्टेटमेंट वो देते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि ये जो आपका पूरा एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं ये किससे रिगार्डिंग आएगा, एंटी कॉम्पिटिटिव, जो सेक्शन 3 में आपका आएगा बच्चों,
जो क्या होता है, वॉइड होता है, और लॉ के अकॉर्डिंग उसको प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी पर्सन ऐसा काम नहीं कर सकता। तो दैट्स योर प्रोविजन बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है। डन बच्चों, समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ जी, चलो आओ। चलो जी, साथ में अब थर्ड पॉइंट कर रहे हैं। तो दो डेफिनेशन हमारी हो गई, एक्विजिशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब थर्ड वर्ड यहाँ पे हम ले रहे हैं बच्चों, डेट इज द कार्टल। कार्टल बच्चों, कार्टल सुना है कभी? कार्टल क्या होता है? एनीवन? कार्टल बताओ। कार्टल क्या होता है बच्चों, बताओ। अंकित, आता है बच्चे? अच्छा, चलो बच्चों, कार्टल पे ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। डायरेक्ट हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? उससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम पढ़ेंगे फिर उससे समझ में नहीं आएगा। ये तो एक्विजिशन और एग्रीमेंट तो डायरेक्ट पढ़ सकते थे। तो बच्चों, कार्टल में ना एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। आपने ना सपोज मैं दो यहाँ पे फ्लाइट की कंपनी का नाम ले रहा हूँ, गो एयर और एयर इंडिया। गो एयर एंड एयर इंडिया, क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ना इन दोनों में हमेशा बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, क्लियर? और जो इनकी फ़्लाइट चलती है, सपोज जो इनकी फ़्लाइट जाती है वो मुंबई टू दिल्ली जाती है, और दिल्ली टू गुवाहाटी। ये इनकी बच्चों फ्लाइट जाती रहती है, ठीक है? दोनों कंपनियों की जाती है, एयर इंडिया की जाती है और गो एयर की भी जाती है। अब बच्चों वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि गो एयर ने इसकी जो यहाँ पे प्राइस रखा हुआ था, सपोज मुंबई टू दिल्ली इन्होंने 4500 रुपीज़ रखा हुआ था, और इसने जो प्राइस रखा हुआ था वो 5000 रुपीज़ रखा हुआ था। यहाँ पर दिल्ली टू गुवाहाटी जो रखा हुआ था बच्चों, 7000 रुपीज़ रखा हुआ था, और एयर इंडिया ने जो रखा हुआ था वो 9000 रुपीज़ रखा हुआ था। अब देखा जाए तो एयर इंडिया का तो प्राइस सबसे ज़्यादा है। अब अल्टीमेटली वहाँ पे कस्टमर क्या सोचता था कि यार जाना ही तो है, चलो ठीक है गो एयर में चले जाते हैं, सर्विस तो सर्विस है। अब वहाँ पे अब क्या होता है बच्चों, वहाँ पे नॉर्मल इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। अब एयर इंडिया अपना प्राइस ड्रॉप करता है। एयर इंडिया कहता है डिस्काउंट डिस्काउंट, हम आपको 5000 की जगह पर 4000 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे, हम आपसे 9000 रुपीज़ की जगह पर हम आपसे 6000 रुपीज़ चार्ज करेंगे, अगर आप इतने बजे इतने टाइम तक अपनी टिकट बुक कराते हो तो। मतलब स्कीम वो लेके आ गए। अब किसको लॉस होना स्टार्ट हो गया बच्चों? गो एयर को लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब इसने भी कहा ठीक है जी, ऑफर है, आप 3500 में जा सकते हो, आप 5500 रुपीज़ में जा सकते हो। मतलब अल्टीमेटली देखने में क्या आ रहा है बच्चों, कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है। कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि प्राइस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब यहाँ पर कम तो होता जा रहा है, लेकिन इन दोनों को पता है, इन दोनों को पता है जी हम किस में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, और अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिल रहा है? वो कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है? तो बच्चों ये दोनों ना एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। कौन कौन? गो एयर एंड एयर इंडिया। सपोज यही दो थे बस, और कोई मार्केट में था ही नहीं, ठीक है? तो ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम ना ऐसा करते हैं, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस यहाँ पे रखा गया है, कोई भी पर्सन 4000 रुपीज से एक तो प्राइस कम नहीं करेगा, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है? और सेकंड में बताया गया कि कोई भी पर्सन यहाँ पर 7000 रुपीज से प्राइस यहाँ पर कम नहीं करेगा। ये ऐसा यहाँ पे डील कर लेते हैं। और साथ साथ एक डील और उन्होंने यहाँ पे कर दिया, और वो डील क्या किया? पहली डील तो यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों कि कम से कम इतना प्राइस तो हर एक को रखना है। दूसरा पॉइंट कहा गया कि अगर गो एयर प्राइस बढ़ाना चाहती है, मतलब यहाँ पर जो गो एयर का जो प्राइस होगा बच्चों 4000 होगा, एयर इंडिया हमेशा इससे हाईएस्ट प्राइस रखेगी मुंबई टू दिल्ली में। मान लो यहाँ पे कह दिया गया, जो एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया और उसमें कह दिया गया साफ साफ कि मुंबई टू दिल्ली का जो गो एयर प्राइस रखेगी वो डिसाइड करेगी, एयर इंडिया का प्राइस हमेशा उसे हाईएस्ट ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि अगर ये प्राइस 4500 करेगी तो एयर इंडिया इससे ऊपर ही रखेगी, जिससे कि कस्टमर
जिस साइड प्राइस कम होगा वो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फिर इसमें एयर इंडिया कहेगा भी इसमें मेरा फायदा क्या, लॉस होगा। तो इसको क्या कह दिया गया कि डिलीट गुवाहाटी का तुम रख लो। मतलब इस तरीके से बच्चों वो डील इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे ना कस्टमर में भाई जो हमारा लॉस होता जा रहा है ना वो लॉस कवर हो जाए। ठीक है, या तो उनकी क्वांटिटी पे कंट्रोल कर दिया कि भाई तुम ना एक काम करो, तुम पहले 10 फ्लाइट लेके जाते हो ना, 10 की जगह 5 कर दो, 5 तुम लेके जाओगे, 5 मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, और मन मर्जी प्राइस लो अपना, मैं भी मन मर्जी लूंगा, तुम भी मन मर्जी लो, तुम्हारे 5 चक्कर बच रहे हैं। तुम पहले 3500 लेते थे, 7000 रुपीज ले लो, अल्टीमेटली तुम्हें 10 फ्लाइट का 5 फ्लाइट में मिलने वाला है। तो उससे ना कहीं कस्टमर के ऊपर तो बर्डन आएगा ही आएगा ऑब्वियस है यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर ये एक प्रेशराइज आपको किया जाता है। ठीक है, ये तो बच्चों मैंने बहुत छोटे एग्जाम्पल लिए, इसके आपने देखा भी होगा नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप बहुत सारी एग्जाम्पल आप देखते होगे। ठीक है, आप गुड़गांव जाते होगे, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से उतरते होगे और वहां पे आप देखते होगे ऑटो की, तो जो ऑटो की लाइन वहां पे लगी होती है ना, तो वहां पे उन्होंने पहले से ही एसोसिएशन उनकी बनी हुई है जो कंट्रोल करती है कि जी पहले जो आगे वाला ऑटो है ना पहले वही जाएगा, फिर वो उसके पीछे जो है वही जाएगा। आपकी मर्जी आप जिसमें बैठना चाहो, लेकिन वो पहले नहीं निकलेगा आपका, चाहे आप उसको कितने मर्जी पैसे दे दो वो पहले नहीं जाएगा आपको लेके। ठीक है, अगर वो पहले गया तो उस लाइन में उसको कभी भी खड़ा नहीं करने देंगे वो। तो मतलब वो क्या है बच्चों, वो एक इस तरह का जो एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कार्टल, उसको बोलते हैं कार्टल। क्लियर, अगर मान लो बच्चों हम यहाँ पे अगर सपोज गुड़गांव में सभी सेंटर वाले कॉन्टेक्ट कर लें कि भाई आप अपने पर बैच हर कोई बैच में इतने बच्चे लेगा, इससे ऊपर नहीं लेगा। ठीक है, एक क्वांटिटी पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो बच्चों याद रखना डेट्स को उसको क्या बोला जाएगा, कार्टेल बोला जाएगा। ठीक है? कि भाई आप कहीं ना कहीं कस्टमर को लॉस पहुंचाने के लिए इस तरह की कोई भी टेक्निक आप लगाते हो, दैट्स कॉल्ड कार्टेल। हाँ जी, क्लियर पॉइंट यहाँ बच्चों कि कार्टेल हम किसको बोलते हैं, बताओ प्रियंका, कार्टेल किसको बोलते हैं बच्चे। बच्चों किसी ने कोई एग्जाम्पल ऐसा देखा हो कि भाई हाँ दो सेलर ने ऐसा किया हो, बताओ कोई जीता जागता एग्जाम्पल आपने सुना हो। एक सिंपल एग्जाम्पल और लेता हूं बच्चों। ओके, ये भी कह सकते हो। एक दूसरा बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आप जब मार्केट में कभी जाते हो, आप किसी शॉप पे गए और आपने कहा जी मुझे ना एक कोका कोला चाहिए, ठीक है, कोका कोला चाहिए, और अगर उस पर कोका कोला नहीं मिली ना बच्चों, तो वहां आप देखोगे ना वहां आपको पेप्सी जरूर मिलेगी। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ बताओ। अगर कहीं पे कोका कोला नहीं मिलती है तो पेप्सी मिलती नहीं मिलती है। हाँ जी। तो बच्चों वहां पे ना पता है कि अल्टीमेटली कोका कोला और पेप्सी, और एक चीज और बताता हूँ बच्चों, ये आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कोका कोला और पेप्सी एक ही शॉप पे मिले, आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको कोका कोला और पेप्सी आपको एक शॉप पे कभी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चों उन्होंने पहले से ही डील किया हुआ है कि इस एरिया में कितने तुम लोगे कितने मैं लूंगा, और मोनोपोली करते हैं। मतलब मोनोपोली क्या, उस शॉप पे मोनोपोली करते हैं कि वहां पे या तो कोका कोला का प्रोडक्ट बिकेगा या फिर पेप्सी का प्रोडक्ट बिकेगा, दोनों एक साथ नहीं बिकेंगे। तो बच्चों हाँ जी बोलो क्या कह रहे प्रियंका। हाँ हो, यस बच्चों होता है, ये रियलिटी है। मतलब कभी भी आपको एक ही शॉप पे कोका कोला और पेप्सी एक साथ नहीं दिखेंगे कभी आपको। तो बच्चों ये जो इनके बीच में इस तरह का जो होता है ना एग्रीमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं कार्टल। उन्होंने अपनी लिमिट को भी बचा लिया, लिमिट को भी कर लिया। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बच्चों बात की गई है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों कार्टल की एक डेफ, क्या कह रहे हो। वो बच्चों दोनों लेके आते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर एजेंसी की तरह काम नहीं करते वो। मतलब आप एक जो शॉप कीपर देखते हो ना बच्चों, वो नहीं रखता हो, कभी देख लेना। ठीक है, इवन अगर वहां पे अगर बात भी करेंगे ना बच्चों की, एक जो छोटे वाले होते हैं ना, वो भी दोनों उनके पास कभी नहीं होंगे। ठीक है, दोनों कभी नहीं होंगे उनके पास, या तो कोका कोला होगी उनके पास या पेप्सी होगी। ठीक है, या फिर अगर पेप्सी नहीं है तो थम्स अप होगी। क्योंकि सामने लेकिन एक इंटेंशन होती है, उन्होंने कस्टमर की इंटेंशन क्या बनाई है, क्या चल ठीक है कोका कोला नहीं है लेकिन ब्लैक वाली पीनी है मुझे, तो
ब्लैक वाली मतलब मुझे पेप्सी भी चलेगी, मुझे थम्स अप भी चलेगी। ठीक है, तो इस तरह की इंटेंशन उन्होंने बनाई हुई है और साथ में उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। अब बच्चों इसके साथ देखोगे ना, तो डोमिनोज, डोमिनोज में कभी आपको पेप्सी नहीं मिलेगी, डोमिनोज में आपको कोक मिलेगी। या तो पेप्सी का एग्रीमेंट होगा या फिर कोक का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो कार्टेल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो कार्टेल इंक्लूड, कार्टेल इंक्लूड एन एसोसिएशन, कार्टेल इंक्लूड द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलर्स, मतलब किसी के बीच में हो सकता है बच्चों, प्रोड्यूसर के बीच में, सेलर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में भी हो सकता है, या फिर कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर के बीच में भी हो सकता है बच्चों। तो कैसे करते हैं बच्चों वो, बाय एग्रीमेंट, तो वो साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, एक जो एसोसिएशन है इनकी, वो एग्रीमेंट करते हैं आपस में, अमोंग देमसेल्व्स, अमोंग देमसेल्व्स। ठीक है, और वो एग्रीमेंट करके क्या करते हैं, या तो लिमिट करते हैं, या तो लिमिट करते हैं, या फिर कंट्रोल करते हैं, और या फिर अटेम्प्ट टू कंट्रोल, मतलब कि भाई तुम इतनी से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, तुम इससे ज़्यादा प्राइस नहीं रखोगे, मतलब इस तरह का कोई भी कंट्रोल करना, कुछ लिमिट वहाँ पे लगाना। ठीक है, किस किस चीज़ पे लिमिट लगाना, अगर वो एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर है तो किस चीज़ पे लगाएंगे बच्चों, प्रोडक्शन पे कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल आएगा, सेल पर कंट्रोल आएगा, उसके प्राइस पे कंट्रोल आएगा, उसके ट्रेड पर कंट्रोल आएगा, ट्रेड इन गुड्स, या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कार्टेल बच्चों, यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्टेल। है, तो कार्टेल में क्या होता है बच्चों कि एक एसोसिएशन जो बनी हुई है, या तो प्रोड्यूसर की बनी हुई है, सेलर की बनी हुई है, या डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर, वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और एग्रीमेंट करके इन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, ट्रेड इन द गुड्स, या फिर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो दैट्स द मीन्स कार्टेल। बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो आपको क्या लगता है बच्चों, ये जो कार्टेल किया जा रहा है, ये जो एग्रीमेंट किया जा रहा है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव, मतलब ये एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन में डाल रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट कंपटीशन में डाल रहा है? हाँ जी, इसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कंपटीशन पर, या फिर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है? तो बच्चों याद रखना, कार्टेल का हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपटीशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फेयर तरीके से नहीं कर रहे, बस वो कस्टमर को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए इसको एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में रखा गया है, और ये एक वॉइड होता है, इस तरह कोई एग्रीमेंट अगर वो करते हैं तो इट इज वॉइड। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं कार्टेल की बात करता हूँ, तो कार्टेल में ना 3 टाइप्स का आपका बताया गया है, 3 तरह का कार्टेल होता है। ठीक है, फर्स्ट वन होता है बच्चों डेट इज द इंटरनेशनल कार्टेल, इंटरनेशनल कार्टेल। सेकंड होता है बच्चों डेट इज इंपोर्ट कार्टेल, एंड थर्ड वन एक्सपोर्ट कार्टेल। इंटरनेशनल कार्टेल एंड एक्सपोर्ट कार्टेल, तो 3 टाइप्स के बच्चों कार्टेल में यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट वन आ रहा है बच्चों डेट इज द इंटरनेशनल कार्टेल। अब जो इंटरनेशनल में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि कोई बाहर की कंपनी। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक इंडियन कंपनी है और एक यूएसए यूएसए बेस्ड कंपनी है, और ये दोनों
आपस में कॉम्पिटिटर हैं, आपस में कॉम्पिटिटर हैं। अब बच्चों यहाँ पर ना ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करके ये एक प्राइस सेट करते हैं, सेट प्राइस। और उसमें प्राइस सेट करके वो ये कहते हैं कि भाई तुम ना एक काम करो, यूएसए बेस्ड कंपनी कहती है कि तुम ना, हम प्राइस सेट करेंगे इंडिया में और जितना प्राइस रखेंगे उतना ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हाईएस्ट भी रखते हैं तो आपको भी हाईएस्ट प्राइस ही वहां पे रखना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का उन्होंने कर दिया। और यूएसए कंपनी ने साथ साथ इंडियन कंपनी को कहा कि यूएसए में आपको अपना गुड्स वहां पे लगाना है, क्योंकि आप इंडिया में तो आप अपनी गुडविल आप दे ही चुके हो। यूएसए में प्राइस जो फिक्स करना है वो आपकी मर्जी है, जो आप प्राइस रखोगे वही हम रखेंगे। तो जहां पर बच्चों इस तरह का कोई काम करे ना, कोई इंडियन कंपनी किसी बाहर वाली कंपनी मतलब आउटसाइड वाली कंपनी के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट करके अगर प्राइस सेट कर रही है या फिर लिमिट को कंट्रोल कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? दैट इज द इंटरनेशनल कार्टेल। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कार्टेल। किसको बोला गया है? कि अगर एक इंडिया की कंपनी बाहर, जो बाहर की कंपनी है उसके साथ कॉन्टेक्ट कर रही है और जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं है, उसका इम्पैक्ट एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में है, मतलब एक से ज्यादा कंट्री में जिसका इम्पैक्ट आएगा बच्चों, उसको कौन सा बोला गया? दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कार्टेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो उसको इंटरनेशनल कार्टेल यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 बच्चों। यहाँ पे सेकंड आता है बच्चों यहाँ पर, दैट इज अ इंपोर्ट कार्टेल। अब इंपोर्ट में तो आपको पता ही है बच्चों किसकी बात की जा रही है? इंपोर्टर की बात की जा रही है जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, चीन की बात करते हैं। सपोज चीन में ना जो गुड्स आपको चाहिए वहां पर 3 इंपोर्टर हैं वहां पर, चाइना में चाइना 1, चाइना 2, चाइना 2, मतलब अल्टीमेटली इंपोर्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये है जी इंडिया जो गुड्स को मंगवाता है। ठीक है, अब बच्चों ये ना गुड्स इससे मंगवाता था, ये किससे इंपोर्ट करता था? ये चीन में जो इंपोर्टर नंबर 3 था उससे हम इंपोर्ट कराते थे। इन तीनों ने आपस में, इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके प्राइस को हाई कर दिया कि भी इससे कम नहीं होगा। हाई प्राइस वहां पे कर दिया बच्चों। अब बच्चों अल्टीमेटली वो हाई प्राइस करेगा तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इंपोर्ट का जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होगा, और इंपोर्ट का प्राइस जब इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो इंडिया में जब वो कंज्यूमर को दिया जाएगा तो वो भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट किस चीज का पड़ रहा है? कि जो हम इंपोर्ट करके आ रहे हैं, और अगर वहां पे कार्टेल किस किस के बीच में है? इंपोर्टर के बीच में है। ठीक है, इंपोर्टर ने अगर ऐसी कोई स्कीम बनाई हुई है तो उसी के ही रिगार्डिंग, मतलब वो एक्सपोर्टर हो गए सॉरी चीन वाले, जो इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है बच्चों? उसका इम्पैक्ट इंडिया के जो इंपोर्टर हैं उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसको क्या नाम दिया गया बच्चों? इंपोर्ट कार्टल। दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट कार्टल। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट कार्टल। नाम से लग रहा है एक्सपोर्ट कार्टल। अब इंडिया की बात करेंगे बच्चों, इंडिया 1, 2, 3, मतलब इंडिया से गुड्स जा रहा है बाहर, आउटसाइड इंडिया गुड्स जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और एग्रीमेंट करके एक्सपोर्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया, एक्सपोर्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया। ओनली एक्सपोर्ट का प्राइस इंक्रीज किया बच्चों सिर्फ। ठीक है, ओनली एक्सपोर्ट का प्राइस। तो बच्चों अगर इस तरह से कोई अगर स्कीम एक्सपोर्टर लेके आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट कार्टल। दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट कार्टल। तो जो 3 मैंने कौन कौन से बताए? इंटरनेशनल कार्टल, इंपोर्ट कार्टल, एक्सपोर्ट कार्टल। इंटरनेशनल कार्टल किसको? कि आप बाहर वाली कंपनी से कर रहे हो जिसका इम्पैक्ट एक कंट्री में नहीं है, एक से ज़्यादा कंट्री में है। इंपोर्ट कार्टल जिसका इंडिया में इंपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सपोर्ट कार्टल जिसका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि जहाँ पे प्राइस आप एक्सपोर्ट का प्राइस इंक्रीज कर रहे हो। अच्छा बच्चों मुझे बताओ एक पॉइंट और, ये जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इंडिया की, इंडिया के जो कंज्यूमर है, इंडिया की जो पब्लिक है, ठीक है, तीनों से इंडिया की पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा या किस किस से इंडिया की पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्या पूछ रहा हूं मैं?
कि 3 कार्टेल मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इन तीनों कार्टेल में जो जो मैंने एग्रीमेंट बताए हैं, इस एग्रीमेंट से इंडिया के कंज्यूमर पर कौन कौन से कार्टेल से इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तीनों से पड़ने वाला है या खाली इंटरनेशनल से पड़ने वाला है? किस से पड़ने वाला है बच्चों? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा? मोनिका बताएगी। यस मोनिका, आप बताओ बच्चे। मोनिका आवाज आ रही है? अंकित? यस अंकित। यस मोनिका बताओ बच्चे। एक्सपोर्ट कार्टेल से? हाँ जी, सबको लगता है कि एक्सपोर्ट कार्टेल से भी पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे तो मुझे नहीं लगता पड़ेगा। रीजन क्योंकि वो तो बाहर की बाहर जा रहा है, इंडिया में तो डोमेस्टिक प्राइस अलग है। ठीक है, हाँ जी। इंटरनेशनल और इंपोर्ट से पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इंटरनेशनल में भी कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इंपैक्ट आ रहा है और इंपोर्ट से भी आ रहा है। तो उन्होंने देखो, जहां पे गवर्नमेंट का फायदा होता है ना, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो बच्चों साफ साफ हमें बोल दिया गया कि जो एक्सपोर्ट कार्टेल है ना, ये कंपटीशन एक्ट में कवर नहीं होगा। इंटरनेशनल कार्टेल और इंपोर्ट कार्टेल, आपकी सिर्फ यही दो चीज आपके कंपटीशन एक्ट में कवर होगा। ये जो एक्सपोर्ट कार्टेल है, ये क्या कर दिया गया बच्चों? आउटसाइड कर दिया गया है, आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, उससे बाहर ये हो चुका है बच्चों। और अल्टीमेटली इन दो प्रोविजंस के ऊपर, जो इंटरनेशनल कार्टेल है और जो इंपोर्ट कार्टेल है, यहां पर आपका कंपटीशन एक्ट आपका अप्लाई होगा। कंपटीशन एक्ट still अप्लाई। तो दैट्स योर प्रोविजन बच्चों। इसको क्या बोला जाएगा? कार्टेल। क्लियर बच्चों, यहाँ पर लिख लिया सबने? नोट कर लिया भाई? चलो आओ, तो पढ़ते हैं बच्चों इसको नोट्स में से। कार्टेल का मतलब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये था जी कार्टेल का मीनिंग, जो एग्जैक्ट यहाँ पे लिखा हो, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कोशिश करना बच्चों एग्जाम में ना, जैसे डेफिनेशन दी गई है एज इट इज कोशिश करना कि उसी फॉर्म में जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से आप लिखो। ठीक है, कि एक एसोसिएशन है किसकी? प्रोड्यूसर की, सेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, ट्रेडर की, सर्विस प्रोवाइडर की। फिर लिखो कि एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस तरह का एग्रीमेंट किया? तो लिमिट कर रहे हैं, कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, ट्रेड इन द गुड्स, प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद मेन आपको कार्टेल बताने हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, इंटरनेशनल कार्टेल। दिस इज द पॉइंट नंबर 2, इंपोर्ट कार्टेल। एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 3, एक्सपोर्ट कार्टेल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या पढ़ा गया? इंपोर्ट इंटरनेशनल कार्टेल, नोट ऑल द एंटरप्राइज इन द कार्टेल आर बेस्ड इन द सेम कंट्री। ठीक है, अगर उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? व्हेन द कार्टेल इफेक्ट द मार्केट्स ऑफ मोर देन वन कंट्री, दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल कार्टेल। इंपोर्ट कार्टेल किसको बोलेंगे बच्चों? कि कंप्राइजेज द एंटरप्राइज जो गेट टुगेदर, किस पर्पज के लिए बच्चों? इंपोर्ट इनटू कंट्री। मतलब वो इकट्ठे हो गए मतलब उन्होंने मिलके एग्रीमेंट किया। कौन किस चीज़ के पर्पज के लिए? हमारे इंडिया में, कंट्री का मतलब जो इंडिया की बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे, कंट्री का मतलब इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट अलग से कर लिया। एक्सपोर्ट कर क्या होगा बच्चों? बेस्ड इन द वन कंट्री, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? इन द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों इंडिया में बेस तैयार किया गया, बट उसका इंपैक्ट बाहर पड़ेगा। तो बाहर वाला सोचेगा, बाहर वाला देखेगा, मान लो अगर वो हम यूएसए में भेज रहे थे, तो वो गुड्स यूएसए वाला सोचेगा कि भी क्या करना है। ठीक है, हम अपने उसको नहीं देखेंगे। तो साफ साफ उसने कह दिया कि कार्टेल ये जो रखा गया है यहाँ पे, ये एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट हैव बीन एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया रिलेटिव द एंटी कॉम्पिटिटिव। सो सच कार्टेल का ये एडवर्स इफेक्ट नहीं माना जाता इंडिया में, और ये जनरली क्या किया है बच्चों? आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट ये कर दिया गया है।
ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे कि इंटरनेशनल कार्टल, इंपोर्ट कार्टल एंड एक्सपोर्ट कार्टल। नोट कर लिया था बच्चों आपने? ठीक है बच्चों, एक टॉपिक और है जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है। प्रियंका कुछ पूछना है बच्चे आपको? आपको माइक ऑन है? ओके तो बच्चों यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको बताई गई हैं दैट द कंड्यूस द कार्टलाइजेशन। कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि भाई आप कैसी क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो कि जो ये शो कर रहा है कि भाई आप कार्टलाइजेशन अब करने वाले हो। ठीक है, आप ऐसा क्या वहां पे शो कर रहे हो कि भाई जिससे ये कार्टलाइजेशन की तरफ हम वहां बढ़ रहे हैं। तो बच्चों फर्स्ट वन देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, हाई कंसेंट्रेशन फ्यू कॉम्पिटिटर्स। मतलब वहां पे अगर कार्टिलाइजेशंस कहाँ पे बनने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों, जहां पे सबसे कम कॉम्पिटिटर हैं बट कस्टमर बहुत ज्यादा है वहां पे। ठीक है, तो वहां पर बच्चों कार्टिलाइजेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मोनोपोली लेने की कोशिश वहां पे की जाती है। ले बच्चों वहां पे, तो वहां पर कार्टिलाइजेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर वन कि भाई जहां पे कंसंट्रेशन मतलब कस्टमर ज्यादा है आपके, कॉम्पिटिटर कम है वहां पे। तो एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चे इसका, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्यू कॉम्पिटिटर का, कि जहां पे कंप्यूटर कम है और वहां पे कार्टिलेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बच्चों इसका ना बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर, तो वहां पे ऑब्वियस है कंप्यूटर कम है बट कस्टमर बहुत ज्यादा है उनके। ठीक है, सेकंड बच्चों यहाँ पे हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। मतलब शुरू में ही ना कोई नया कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिशन एक्ट तो कहता है ना कि कंपटीशन आए, कॉम्पिटिटर आने चाहिए, लेकिन आप शुरू में ही ऐसी कंडीशन लगा दो कि बहुत सारी कंडीशन हमने लगा दी कि अगर इस मार्केट में कोई भी नया कॉम्पिटिटर आएगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों वहां पर ये भी एक कंडीशन कहीं ना कहीं कार्टिलेशन की तरफ आपको मूव कर सकता है कि जहां पर आप किस तरह की कंडीशन लगा रहे हो, हाई एंट्री एंड एग्जिट के बैरियर्स वहां पे आपके लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों वहां पे, तो दैट्स ये भी आपका पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। या फिर बच्चों देखो थर्ड वन किनके बीच में और होता है यहाँ पे आपको पता है, जो प्रोडक्ट को होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट द सिमिलर प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जैसे मैंने इसके एग्जांपल दिया था ना, जो कोका कोला और पेप्सी, लोगों को नहीं पता वहाँ पे कोका कोला मिल रही है पेप्सी मिल रही है, वो सोचते हैं ठीक है नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि भाई ऑल ओवर इंडिया कोका कोला और पेप्सी इतनी जल्दी कैसे, मतलब आज तक दोनों का नाम कम क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन फिर भी दोनों का नाम कम क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों वहां पर वो सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्रीमेंट करके चलते हैं, एग्रीमेंट करके चलते हैं बच्चों वहां पे है। ठीक है, तो दैट्स द होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स। बच्चों यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब जैसे बच्चों इसी में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूँ स्कूल के टाइम का। स्कूल में हम कहते हैं ना कि भाई यार ये स्कूल खराब है, ये स्कूल अच्छा है। ठीक है, ऐसा हम बोलते रहते हैं। नहीं, ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो आप। हाँ जी, वो अगर प्रूव होता है तो आप प्रूव करो, वो तो हमें पता है ना, ओरल में पता है हमें। आप ये चीज प्रूव करो कि उन्होंने एग्रीमेंट किया है। वो कहते हैं हमने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं हुआ है। ठीक है, और कस्टमर को दिखता भी नहीं है कोई एग्रीमेंट है, कस्टमर तो सोचते हैं उसका कॉम्पिटिटर है। यहाँ पेप्सी है तो कोका कोला नहीं होगी भाई, क्योंकि वहाँ कोका कोला नहीं बेचेगा, बस वो इतना सोच के चल रहा है। बट एज ए प्रोफेशनल हमें क्या दिख रहा है, ये एक मार्केटिंग का पार्ट है कि वो एक मार्केटिंग वहां पर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हाँ जी, और किसके बीच में कार्टेलेशन हो सकता है बच्चों, ये तभी हो सकता है जब सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकती है। सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ना तभी कार्टिलेशन का आप सोच सकते हो। अगर मान लो एक पर्सन कहता है कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है वो 100 रुपये पड़ती है, कह रहे मेरी 1000 रुपये पड़ती है, 1000 रुपीज़ पड़ती है, उनके बीच में कभी कार्टिलेशन हो ही नहीं पाएगा बच्चों। रीजन क्योंकि उनकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रही है। जहाँ पे कॉस्ट सिमिलर रहेंगे ना तो वो हाँ वहाँ पे कर सकते हैं कि भाई तुम 50,000 यूनिट तुम बनाओ, 50,000 यूनिट मैं बनाऊंगा, प्राइस इतना फिक्स रख सकते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे कुछ कार्टिलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ही सबकी डिफरेंट होगी तो फिर वो कोई भी कार्टिलेशन नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो इसलिए याद रखना बच्चों यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों एक्सेस कैपेसिटी। अगर मान लो बच्चों सिंपल वैसे एग्जांपल लेता हूँ,
कार्टिलाइजेशन कब पॉसिबल होगा? अगर मान लो मैंने सोच लिया कि भी मुझे ना, सपोज कोका कोला कंपनी की वजह से सोच रहा हूँ, और मैंने सोच लिया कि इस साल ना मुझे 1,05,000 लीटर की बोतल, 500 की जो है 500 ml की वो बोतल मुझे सेल करनी है, 1 लाख बोतल मुझे बेचनी है, ये मेरी कैपेसिटी है। अब दूसरे वाला कार्टिलाइजेशन में आपके पास कार्टेल करके आ जाए, ध्यान सुनो पॉइंट बच्चों, कार्टेल करने आ जाए और आपसे कहे कि आप 50,000 आप बेचो, 50,000 मैं बेचूंगा, आप क्या कहोगे? कर लोगे उसके साथ एग्रीमेंट? हाँ जी, आपको 1 लाख यूनिट बेचनी है और वो आपसे एग्रीमेंट कर रहा है कि 50,000 तुम बेचो, 50,000 मैं बेचूंगा, आप कहोगे कौन हो भाई तुम, मैं नहीं जानता तुझे। ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर की बात हो तो बता भाई, 1 लाख से ऊपर तू और बिजनेस लेके आता है तो वो बता, तभी मैं कार्टिलाइजेशन के लिए बेनिफिट हूँ। 1 लाख तो मैं वैसे ही बेच दूंगा, मेरी कैपेसिटी है, इतने तो मेरी बेचने की क्वांटिटी है, एक्सेस कुछ क्वांटिटी बिकवाने का तो है, तो कार्टेल करना मेरे साथ। ठीक है, तभी हम करेंगे कि भाई अगर आप कह दो कि भाई हम मार्केट में 50,000 बेच देंगे, 50,000 और बेच देंगे एक्स्ट्रा, तुम 25 बेचो मैं भी 25 बेचूंगा, ठीक है, हम अपने कंपटीशन की वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम आपस में कार्टेल करके कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी हम बेचें। तो बच्चों वहां पर एक्सेस क्वांटिटी कैपेसिटी होती है, तभी आप कार्टेल की तरफ बढ़ते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जहां पर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे हाई डिपेंडेंट है, हाई डिपेंडेंस, मान लो कस्टमर कहता है कि यार नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं पीते हम। मान लो अगर इंडिया में एक ऐसा टाइम आ जाए, हर कोई अगर ये कहे कि भाई कोका कोला और पेप्सी हम बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, मान लो 130 करोड़ लोग, अब तो ज्यादा हो गए हैं, 130 करोड़ लोग सारे के सारे अगर ये कहें कि हम कोक और पेप्सी को हाथ नहीं लगाएंगे, हाँ जी, तो बताओ बच्चों क्या ये कार्टेल कभी कर पाएंगे फिर? कभी नहीं कर पाएंगे ये बच्चों, क्योंकि इनके पीछे कभी कार्टेल तभी हो पाएगा ना जब कस्टमर इनके प्रोडक्ट पे हाई डिपेंड हो गया है, हाई डिपेंडेंट होता है तभी कार्टेल की तरफ बढ़ते हैं। एंड लास्ट वन बच्चों, हिस्ट्री ऑफ कोल्यूशन, कि भाई इस तरह का कुछ अगर होता है ना कि वहाँ पे प्राइस से रिगार्डिंग कुछ हो रहा है या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी वहाँ पे बना सकते हैं एग्रीमेंट, तो इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया बच्चों। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये वाला टॉपिक भी बच्चों एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है जो आपको मूव कर सकती है किसकी तरफ, कार्टिलाइजेशन की तरफ से आपको मूव करने के लिए कह सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर प्रोविजन जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जल्दी से पढ़ो बच्चों फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्टिलाइजेशन पूरा कर लिया है, कार्टिलाइजेशन क्या होता था। डन बच्चों।